कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम हंटर्स एसोसिएशन डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहां व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर बाई क्यूनहो और हंटर्स गिल्ड मास्टर चुई जोंग दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि जिन्हो उनमें से किसका गिल्ड चुनेगा। एक्चुअली दोनों गिल्ड मास्टर को आज जिन्हो के यहाँ आने की खबर मिली थी, जिस कारण वो दोनों यहाँ उससे मिलने चले आए और एक दूसरे से लड़ पड़े। थोड़ी देर के ही अंदर बिल्डिंग के आसपास रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो जाती है। पूरी मीडिया उस न्यू हंटर का इंटरव्यू लेने में बिजी थी। इतने में पीछे जिन्हो उसके बॉडीगार्ड से भिड़ जाता है। जिन्हो बिना किसी दिक्कत के बिल्डिंग में जाना चाहता था, बट एक्टर का बॉडीगार्ड उसे आगे बढ़ने नहीं देता। पर तभी उस बॉडीगार्ड के पीछे मिस्टर गो जिन्हो को अपने साथ अंदर ले चलते हैं। मिस्टर गो की डांट खा एक्टर भी अंदर जाने लगता है, पर तभी मैनेजर वो उसे रोक कहता है, क्या फाड़ रहा है चपकली की गांड। अंदर आते वक्त जिन्हो की नजर चोई जोंग और बाई क्यूनहो पर पड़ जाती है, जो दोनों आज खास तौर पर जिन्हो से ही मिलने आए थे। रैकरी असेसमेंट मैनेजर जिन्हो से उसकी कुछ पावर डिटेल्स मांगता है, जिस पर पहले तो जिन्हो बस अपनी एक शैडो रिलीज करता है, बट मिस्टर गो के प्रेशर करने पर जिन्हो अपनी आधी शैडो आर्मी निकाल फ्लेक्स मारने लगता है कि वो ऐसे और 1000 शैडोज बुला सकता है। जिन्हो की ऐसी ताकत देख मिस्टर गो, चोई जोंग, बाई क्यूनहो तीनों के पसीने छूट जाते हैं कि आखिर ये जिन्हो कितना स्ट्रॉन्ग है। थोड़े ही वक्त बाद जिन्हो को अपना इस रैंक लाइसेंस कार्ड मिल जाता है, जो लेकर वो दोनों गिल्ड मास्टर के साइड से उन्हें इग्नोर कर सीधा गेट खोल बाहर निकल जाता है। बट गेट के बाहर सभी रिपोर्टर्स जिन्हो का इंतजार में बैठे थे। जिन्हो के कैमरे में आते ही पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि पूरे 2 साल बाद कोरिया को उसका नया इस रैंकर हंटर मिल चुका था, जो है संग जिन्हो। बाई क्यूनहो जिन्हो को मीडिया से बचा सेफली घर छोड़ने का ऑफर करता है, बट जिन्हो उसका ऑफर ठुकरा अपनी स्पीड फ्लेक्स कर निकल जाता है। चोई जोंग जिन्हो की स्पीड देख उसकी तारीफ कर रहा था, बट बाई क्यूनहो तो जिन्हो की रफ्तार देख तक नहीं पाता, जिसलिए वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। यहाँ तक वो पूरी रात जागते हुए बस जिन्हो के बारे में सोचता रहता है। जिन्हो रात के वक्त जाग अपने सभी शैडोज को शहर की निगरानी के लिए भेज देता है। अगले दिन सुबह होते ही जिन्हो के साथ वैन में सीधा अपने प्राइवेट डंजन टावर की ओर निकल पड़ता है, ताकि वो अपने आगे की प्रोग्रेस कंटिन्यू कर सके। क्योंकि अगर जिन्हो ने इस डंजन बॉस डेमन किंग बैरन को हरा दिया तो उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फाइनल इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। जिन्हो टफ को अपना इन्फर्नो बॉल देकर आने वाले सभी डेमन्स को फाड़ता रहता है। दूसरी तरफ हम ओवरवर्ल्ड में कुछ लोकल हंटर्स को देखते हैं, जो अपना काम खत्म कर घर जा रहे थे, पर तभी वो दोनों अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी दूर में खड़ा एक जायंट रेड एंट घूरे जा रहा है। फिर हम वापस से जिन्हो पर आते हैं, जो एक टूटी बिल्डिंग के ऊपर बैठ आगे के फ्लोर्स में बढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, पर तभी उसे अचानक अपने कुछ शैडोज के मरने का एहसास होता है। जिन्हो के चेक करने पर उसे पता चलता है कि एक मैजिक बीस्ट का ग्रुप उसके सभी वीक शैडोज को ढूंढ के मारे जा रहा था। जिन्हो अपना दिमाग लगा जल्दी से अपने बियर शैडोज के पास जा पहुंचता है, बट वहाँ पर पहले से ही उन मैजिक बीस्ट ने सभी बियर शैडो को मार डाला था। जिन्हो का अकेला देख सभी मैजिक बीस्ट एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, बट जिन्हो इजीली उन सबको मार आखिरी बचे हुए मैजिक बीस्ट के सामने आ पूछता है, आर यू स्केयर्ड? पिछले एपिसोड में हमने देखा एक मिस्टीरियस मैजिक बीस्ट का ग्रुप डंजन के अंदर जिन्हो के सभी वीक शैडोज को अलग कर उन्हें मारे जा रहा था। जिन्हो सही समय पर उन सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर उस आखिरी बचे डेमन से पूछता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? जिन्हो अपने हथियार से उस मैजिक बीस्ट की खोपड़ी उड़ाने ही वाला था, बट तभी उसे पता चलता है कि ये मैजिक बीस्ट तो असल में एक लड़की है। जिन्हो लड़की पर हाथ ना उठाते हुए उसे दोस्ती कर उससे थोड़ी पूछताछ करता है, बट जिन्हो के उससे ज्यादा सवाल करते ही उस लड़की के साथ कुछ अजीब होने लगता है। डीमन गर्ल इसिल को इतनी तकलीफ में देख जिन्हो भी उससे और सवाल नहीं करता। शिन शिफ्ट होता है एक रेड एंट की ओर, जिसके पंख उगने के कारण वो कोरिया के एक छोटे से शहर में आ पहुंचा और उसने अकेले ही वहाँ के रहने वाले हर एक सिविलियन को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक उस रेड एंट ने वहाँ मौजूद किसी हंटर को भी नहीं छोड़ा। रेड एंट्स का ये सडन इन्वेशन देख मिस्टर गो पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए पूरी हंटर्स एसोसिएशन डिपार्टमेंट के सामने जेजू आइलैंड 4th रेड की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर हम वापस से जिन्हो को देखते हैं, जो एसल के बताए गए रास्ते पर चलते हुए 80th फ्लोर के डीमन कास्टल में आ पहुंचता है। एसल के पिता जिन्हो को एक बार देखते ही उसकी ताकत पहचान डर से कांपने लगते हैं, बट जिन्हो उन्हें शांत कर पूरा माजरा समझाता है कि वो यहाँ उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो यहाँ सिर्फ 81 फ्लोर की लेने आया है। एसल के पिता भी जिन्हो को भगाने की कोशिश में उसे चाबी देकर यहाँ से जाने को बोलते हैं, बट चाबी मिलते ही जिन्हो एसल को पकड़ उसे अपने साथ चलने को बोलता है, ताकि जिन्हो को आगे के फ्लोर्स की जानकारी मिलती रहे। जिन्हो एसल के साथ एक एक कर सभी फ्लोर को पार करते हुए 100th फ्लोर तक आ पहुंचता है। 100th फ्लोर के अंदर पैर रखते ही उन पर डेमन किंग बैरन हमला कर देता है। डेमन बैरन जिन्हो और एसिल को अकेले देख अपनी पूरी डेमन आर्मी को उन पर खुला छोड़ देता है, जिसकी जवाबी हमले में जिन्हो अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर उनके खिलाफ फुल फ्लेज वॉर शुरू कर देता है।
जिन्हो और उसके लाइट शैडो मिलकर डीमन बैरन के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं, जिस बीच इग्रीस मौका मिलते ही तुरंत डीमन बैरन के ड्रैगन वाइवर्न का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके चलते डीमन बैरन सीधा जमीन में जा गिरता है। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन के मीटिंग हॉल की ओर, जहां हम चेयरमैन गो और जापानीज हंटर एसोसिएशन की ओर से आए हुए रॉ शोट गिल्ड मास्टर यूजी गोतो को देखते हैं, जो दोनों डिस्कशन टेबल पे बैठे फोर्स जेजू आइलैंड रेड की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे थे, ताकि उन्हें रेड एग्जीक्यूशन में आसानी हो सके। दूसरी तरफ हम वापस से जिन्हो को देखते हैं, जिसका डीमन बैरन के खिलाफ लड़ते हुए तेल निकल चुका था। यहाँ तक डीमन बैरन अपने फाइनल ब्लास्ट से जिन्हो की एलीट शैडो को भी मार देता है। जिन्हो मजबूरन अकेले ही डीमन बैरन का सामना करता है। देखकर लग रहा था अब शायद जिन्हो की वाट लगने वाली है, बट एनिमी प्लॉट आर्मर के चलते जिन्हो डेमन किंग बैरन का कुछ ये हशर करता है। डीमन किंग बैरन को हराने के बाद जिन्हो थक कर गिर चुका था, बट वो बहुत खुश था बिकॉज फाइनली अब उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ पोशन बनाने के सभी इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम जिन्हो को देखते हैं, जिसे डेमन किंग बैरन के डेथ ड्रॉप से अपने एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के सभी इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। एलिक्सर ऑफ लाइफ पोशन क्राफ्टिंग के चांसेस तो बहुत कम थे, बट आखिर में उसे अपना एलिक्सर ऑफ लाइफ पोशन मिल जाता है, वो भी एक न्यू एक्स्ट्रा स्किल के साथ। शैडो एक्सचेंज स्किल के चलते जिन्हो अपने किसी भी शैडो के साथ प्लेस एक्सचेंज कर सकता है। जिन्हो को अपने न्यू स्किल का पता लगते ही वो तुरंत इसील को अलविदा कर ओवरवर्ल्ड में शैडो एक्सचेंज करता है। इसील जिन्हो को रोक उसे अपना दिल का बात कहना चाहती थी, बट जिन्हो उसे भाव ना दिए सीधा अपने रास्ते निकल पड़ता है। जिन्हो कोरिया सिटी में वापस आते ही काइसल पर बैठ सीधा हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने जा पहुंचता है। हॉस्पिटल के बेड के पास जिन्हो की नजर अपनी माँ के बेजान चेहरे पर पड़ जाती है, जो देख उसे अपने अभी तक के पूरा सफर याद आ जाता है। जिन्हो बिना कुछ बोले अपनी माँ का मुंह खोल उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ पोशन पिला देता है, बट वो कुछ काम नहीं करता। जिन्हो उदास हो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, पर तभी जिन्हो के सामने उसकी माँ बैठी उसका नाम पुकार रही थी। जिन्हो अपनी माँ को इतने सालों बाद बोलता देख खुशी से रो पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही जिन्हो जिन्हा के साथ आकर अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आता है। थोड़े वक्त बाद जिन्हो मिस्टर गो के बुलाने पर उनके ऑफिस जा पहुंचता है। मिस्टर गो जिन्हो को बिठा उससे जेजू आइलैंड रिगार्डिंग थोड़ी बातचीत करते हैं। जिन्हो मिस्टर गो से खुद को इस जेजू रेड से बाहर रखने को बोलने ही वाला था, पर तभी उसे अपने नीचे के फ्लोर से बहुत मैसिव ऑरा फील होता है। मिस्टर गो जिन्हो को इंटरेस्ट लेता देख उसे अपने अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में ले चलता है, जहाँ सभी कोरियन इस रैंक हंटर्स आपस में लड़ते हुए जेजू रेड की ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ तक वहाँ पर सभी जापानीज हंटर्स भी वर्कआउट करने आए थे, बट कुछ लो रैंकिंग कोरियन हंटर्स के साथ फालतू झगड़े के कारण दोनों तरफ के एस रैंक हंटर्स के बीच 3-on-3 ट्रेनिंग बैटल शुरू हो जाती है। एपिसोड 10 की शुरुआत से ही हम बोथ साइड के टॉप एस रैंक हंटर्स को लड़ते हुए देखते हैं, जिस दौरान कोरियन हंटर्स तो अपना 100% दे रहे थे, बट कुछ वक्त बाद से ही जापानीज हंटर्स सभी कोरियन हंटर्स पर भारी पड़ने लग गए थे। कोरियन सुमो हंटर्स को हराने के बाद सभी जापानीज हंटर बाइक्यूनहो की तरफ अप्रोच करते हैं, जिस बीच चाइन भी उसकी मदद के लिए अपने अपोनेंट को जल्दी से खत्म कर आगे बाइक्यूनहो की तरफ बढ़ती है, बट तभी चाइन के पीछे से एक जापानीज हंटर उस पर स्निक अटैक कर देता है। चाइन डर के मारे उस पर अपना स्पीड अटैक से रैप्टे भर देती है, बट चाइन के इस हमले से वो जापानीज हंटर और गुस्सा हो उस पर डेडली अटैक कर देता है। जापानीज हंटर अब चाइन को मारने के बिल्कुल करीब था, पर उसी वक्त जिन्हो बीच में उस हंटर को रोक चाइन को बचा लेता है। जिन्हो की ऐसी ताकत देख ryuji गोतो उसे इम्प्रेस हो उसे 1-on-1 टैग बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिन पर जिन्हो भी हाँ कर उसे लड़ने चला जाता है। फाइट शुरू होने से पहले ही गोतो जिन्हो पर सडन हमला कर उसे निपटाने की कोशिश करता है, बट जिन्हो इस हमले को इजीली डॉज कर उसे मॉक करने लगता है। दोनों के बीच की लड़ाई देख सभी हंटर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके मूवमेंट्स तक नहीं दिख रही थी। लड़ाई के दौरान गोतो जिन्हो को अपने हर एक हमले से बचता देख गुस्से से गोतो उसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला करता है, बट जिन्हो दोबारा उसका हमला रोक उसे फाइनल ब्लो के लिए चैलेंज करता है। दोनों थोड़ा पीछे हो अब पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करने जाते हैं, बट तभी बाकी सभी कोरियन और जापानीज हंटर्स बीच में उन दोनों को रोक लेते हैं। शाम के वक्त मिस्टर गो सभी जापानीज हंटर को सी ऑफ कर वापस लौट रहे थे। इसी पर जिन्हो उनके पास अकेले में आज जेजू रेड के लिए जाने से मना कर देता है, जो देख गोतो, चाइन और बाकी सब हंटर्स हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेजू आइलैंड की तरफ, जहां सभी रेड एंट्स खाने की कमी के कारण एक दूसरे को मारकर खाए जा रहे थे। अपने सभी सोल्जर्स एंट्स को इस तरह मरता देख क्वीन एंट एक विशाल एग के पास जा उससे बात करने लगती है, जिसके अगले ही पल उस अंडे को तोड़ते हुए अब तक का सबसे बड़ा रेड एंट बाहर आ जाता है, बट उसके बाहर आते ही वो श्रिंक होकर एक ब्लैक एंट में बदल जाता है, जो अपने ऑरा रिलीज से पूरे आइलैंड तक को हिला डालता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ पूरी कोरियन एंड जापानीज नेवी फ्लीट जेजू आइलैंड को
चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके थोड़े वक्त के अंदर ही सभी कोरियन हंटर्स एक दूसरे से मिल हेलीकॉप्टर पे बैठ जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। आइलैंड के ऊपर हेलीकॉप्टर को उड़ता देख सभी रेड एंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, बट चोई जोंग बहुत स्टाइल से पायलट को स्पीड थोड़ी कम करने को बोल हेलीकॉप्टर का बैक शटल खोल उन सभी रेड एंट्स का डीप ग्रिल सैंडविच बना डालता है। दूसरी तरफ हम कुछ जापानीज हंटर्स ग्रुप को देखते हैं जो लोग पूरे आइलैंड में फैले हुए हर एक रेड एंट्स को ढूंढ कर मारने लग जाते हैं। कोरियन हंटर्स हेलीकॉप्टर से उतर क्वीन एंट को ढूंढते हुए क्वींस चैम्बर में जा पहुंचते हैं, बट वहां रखे जाइंट एंट का एक देख वो सभी चौंक जाते हैं कि आखिर अब इस अंडे में से कौन सा जानवर निकला होगा। जिनमें अपनी डेली एक्सरसाइज पूरी कर जेजू रेड पे गए हंटर्स के बारे में सोचने लगता है कि आखिर मेरे ना होने से इतने सारे हंटर्स के साथ भला क्या ही गलत हो सकता है। क्या ही गलत हो सकता है, सब कुछ। क्योंकि अगले ही पल वो ब्लैक एंट एक फीमेल जापानीज हंटर का सर उड़ा देता है और आइकन से उसका सर खा जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम आखिरी एपिसोड का वही सीन देखते हैं जहां ब्लैक एंट ने एक फीमेल जापानीज हंटर का सर उड़ा दिया था। फीमेल हंटर के दोनों साथी मिलकर एंट किंग से उसका रिवेंज लेने जाते हैं, बट कुछ ही पलों में ब्लैक एंट उन दोनों का भी सर उड़ा देता है। दूसरी तरफ हमारे कोरियन हंटर्स एंट केव के अंदर सभी गार्ड एंट को खत्म कर अब क्वीन एंट को ढूंढने के रास्ते निकल पड़ते हैं। फिर हम वापस से थोड़े और जापानीज हंटर्स को देखते हैं जो अपने ग्रुप से सिग्नल टूटने के कारण उन्हें ढूंढने चले आए थे। वो लोग अपने साथियों के लास्ट एक्टिव लोकेशन पर पहुंचे ही थे कि तभी उनमें से एक हंटर को एंट किंग की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील हो जाती है, जिससे डर वो पूरे एरिया को आइस क्रिस्टल में बदल देता है। बट स्टिल ब्लैक एंट अपने एक ही हमले से उन दो हंटर्स को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम वापस से हमारे कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो सब क्वीन एंट को घेर उस पर ग्रुप अटैक करने वाले थे, बट हंटर्स के कुछ करने से पहले ही क्वीन एंट अपने बाकी बचे हुए गार्ड्स एंट को बुला उनसे भिड़वा देती है। सभी हंटर्स एक एक कर अपनी पूरी ताकत लगा बचे हुए गार्ड एंट्स का सफाया कर दोबारा क्वीन एंट तक पहुंचते हैं, बट उसके क्लोज रेंज में आते ही क्वीन एंट उनको अपना पॉइजनस गैस से घायल कर देती है। बाकी उन्होंने और दो जो हंटर्स उस जहरीली गैस से मरने लगते हैं, बट तभी हीलर बिंग बीच में आ उनको हील कर देता है। बिंग की हीलिंग के बाद सभी हंटर्स और ताकत से अपना ग्रुप अटैक कर क्वीन एंट को घायल कर देते हैं, जिसका फायदा उठा चाइन अपने फाइनल स्लैश से उस क्वीन एंट को मार देती है। सभी हंटर्स और पूरी कोरिया सिटी क्वीन एंट की मौत पर खुशियां मना रही थी, पर तभी उस केव में हमारे प्यारे ब्लैक एंट की एंट्री होती है। ब्लैक एंट की डार्क प्रेजेंस फील कर चाइन घुटनों पर आ जाती है। जूडो हंटर ब्लैक एंट को आगे बढ़ता देख उस पर हमला करने जाता है, बट ब्लैक एंट उसे बिल्कुल इंडियन पॉल्यूशन प्रॉब्लम की तरह इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। ब्लैक एंट सभी हंटर्स को क्रॉस कर क्वीन एंट के लाश के पास आ उसे खाने लगता है। सभी हंटर्स ब्लैक एंट को क्वीन एंट को खाता देख हैरान अपनी जगह पर खड़े थे। इस बीच ब्लैक एंट लाइट स्पीड से चाइन के पीछे आ अपने एक ही रैप्टे में उसका बूमरंग बना देता है। जूडो हंटर अपना साइज बढ़ाकर ब्लैक एंट को रोकने जाता है, बट ब्लैक एंट सिर्फ अपने 2 हमलों में ही उसका चीरहरण कर देता है। बायक्योनो अपने साथियों को मरता देख आगे बढ़ता है, बट 1 सेकंड ब्लैक एंट बायक्योनो पर अपना आर्ट वर्क बना सीधा चोई जोंग के सामने आ पहुंचता है। चोई जोंग को अपना ऑटोग्राफ देकर ब्लैक एंट अब स्कारलेट हंटर को मारने बढ़ता है, बट बिंगयू के हीलिंग के कारण जूडो हंटर दोबारा ठीक हो ब्लैक एंट पर हमला कर देता है। बिंगयू की हीलिंग से परेशान हो एंट किंग अकाइनो और अकाजा की तरह बिंगयू के चेस्ट पर डोनट बना देता है। बिंगयू को मरता देख बायक्योनो गुस्से से ब्लैक एंट पर हमला कर देता है, बट एंट किंग उसकी गेंद ओपन कर उसे जमीन पर पटक मार बिंगयू से ली हुई आवाज में उससे बात करने लगता है, जो सुन बायक्योनो और टूट जाता है। कोरियन हंटर्स की ताकत देख एंट किंग डिसअपॉइंटेड हो रियल ह्यूमन किंग को ढूंढने केव के बाहर चला जाता है। ब्लैक एंट के एब्सेंस में बायक्योनो सभी हंटर्स को लेकर केव से भागने का सोचता है, बट उसी वक्त क्वीन एंट की लाश डेथ रोअर पे पूरे आइलैंड के सभी एंट्स केव के अंदर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम केव के बाहर ryuji गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों की लाश के सामने खड़ा जापानीज चेयरमैन मात्सुमोतो को स्टेटस रिपोर्ट दे रहा था। जेजू आइलैंड की हालत सुन चेयरमैन मात्सुमोतो ryuji गोटो को अपने बचे हुए फोर्सेस के साथ वापस आने को बोलता है, पर तभी ब्लैक एंट उनको इंटरप्ट कर उन तीनों में से एक हंटर का सर उड़ा डालता है। ब्लैक एंट की ताकत देख गोटो अपने दूसरे गोटे को भागा उससे लड़ने आगे बढ़ता है, बट ब्लैक एंट अपने ऑरा रिलीज से गोटो को जिन्हो की याद दिला उसकी शोट तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे बेचारे कोरियन हंटर्स की ओर, जो सभी इतने घायल हो चुके थे कि अब वो लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक उनके स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चोई जोंग का दिया भी अब बस बुझने ही वाली था। सभी हंटर्स अपने अच्छे पल याद कर अब मरने के लिए तैयार हो चुके थे, पर लास्ट मोमेंट पर सभी हंटर्स की परछाई से जिन्हो के शैडो सोल्जर्स बाहर आ उन्हें रेड एंट्स के हमले से बचा लेते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हम सांग जिन्हो को देखते हैं जो कोरिया में बिल्डिंग के ऊपर बैठा कोरियन हंटर्स के मरने का इंतजार कर रहा था, और एपिसोड खत्म होने से बस 1 सेकंड पहले वो कैमरे की तरफ देख कर बोलता है एक्सचेंज। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम सभी कोरियन एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो सब जिन्हो के शैडो को उन्हें एंट से बचाते देख हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ सभी शैडोज बिना किसी दिक्कत के उन एंट्स को पहले जा रहे थे, बट तभी जिन्हो उन सभी हंटर्स के बीच में से बाहर आता है, जो देख सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जिन्हो यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचा और क्यों आया। दूसरी तरफ एंट किंग के ऑरा प्रेशर के कारण रिपोर्टर का कैमरा खराब हो जाता है, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड जेजू आइलैंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तो रिपोर्टर अपने कैमरे को पेले जा रहा था पर उसका कोई फायदा नहीं होता। जिन्हो एंट्स के खिलाफ आयरन की प्रोवोक स्किल यूज करता है जिससे सभी एंट्स और गुस्से से उन पर हमला कर देते हैं। एंट्स के रेंज में होने के कारण वो अपनी सेंसेस खो देते हैं जिसका फायदा उठाते हुए सभी साइडर्स उनको बिना देखे मारते हुए जाते हैं। जिन्हो थोड़ा एरिया साफ कर उन हंटर्स के पास आ उन्हें पलक झपकते ही हील कर देता है पर उसका कोई भी पोर्शन शाइन पर वर्क नहीं करता ड्यू टू हर लो ऑरा प्रेशर। सीन शिफ्ट होता है कोरियन हंटर्स एसोसिएशन की ओर जहां मैनेजर वो चेयरमैन को जेजू आइलैंड से सिग्नल कट ऑफ होने की बात बोलता है। इवन जापानीज टीम से भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे पर दूसरी तरफ चेयरमैन गो खुद को ही कोस रहे थे बिकॉज वो अपने हंटर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो फ्रंट लाइन में जाके उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज बॉडीज वीकनेस, जिसलिए वो सभी हंटर्स की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो की सिस्टर की ओर जो टीवी को पीटे जा रही थी क्योंकि वो जेजू रेड से डिस्कनेक्ट हो चुका था। फिर हम जापानीज हंटर्स चेयरमैन मात्सुमोतो को देखते हैं जो अपने हंटर्स से गोटो का हाल पूछता है जिस पर गोटो की मौत की खबर सुन वो दुखी नहीं होता बल्कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसने अपना इतना वक्त गोटो के पीछे बर्बाद करा। बैक टू जिन्हो, उसके शैडो अभी तक एंट्स से लड़ते रहते हैं बट एंट्स के लगातार आने की वजह से वो अपनी आर्मी को थोड़ा एक्सपैंड करने का सोचता है बट इतने हंटर्स के सामने वो अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता जिसलिए वो उन सभी हंटर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन कर सभी एंट्स को अराइज करने वाला था पर लास्ट मोमेंट में बाहर एक ऑरा रिलीज होता है जिसमें जिन्हो तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एंट किंग केव में वापस आ जाता है। सभी एंट्स पीछे हट उसे रास्ता देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। एंट्स किंग को बाहर कोई किंग नहीं मिलता जिसलिए वो जिन्हो की ओर बढ़ता हुआ जाता है। जो देख जिन्हो उसकी तरफ बढ़ता हुआ सामने आ खड़ा हो जाता है और दोनों का ऑरा क्लैश होने लगता है। अंट किंग जिन्हो से पूछता है कि क्या वही किंग है जिस पर जिन्हो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए रोस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ कैमरामैन का कैमरा फिर से ठीक हो जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया के सभी लोग जिन्हो को एंट किंग के सामने खड़ा देखते हैं। एंड देयर हिज सिस्टर बी लाइक, अभी तो 2 मिनट पहले दुकान से पनीर लाने गया था, ये भड़वा अब जेजू आइलैंड में क्या कर रहा है। जिन्हो को देख एक्साइटमेंट में चेयरमैन को अपनी चेयर ही तोड़ डालते हैं और उसे जोर से चेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ एंट किंग बिना वक्त गवाए अपना पहला हमला कर देता है जिसके इम्पैक्ट से आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है। दूसरे हंटर्स भी अब जिन्हो को मरा हुआ सोचते हैं बट धुएं हटने के साथ जिन्हो अपने बड़ा लूप के साथ बाहर आ जाता है जिसे देख एंट किंग तक शॉक हो जाता है बट उसका कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जिन्हो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरा जोरदार मुक्का जड़ देता है जिसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा था बट स्टिल एंट किंग अपनी जगह से नहीं हिलता। थोड़ी देर के क्लोज कॉम्बैट के बाद जिन्हो एंट किंग को ओवरपावर्ड कर पीछे धकेल देता है। पीछे खड़ा कैमरामैन भी सोच में पड़ जाता है। मैं खुद एक ए रैंक हंटर होने के बावजूद इनके ऑरा प्रेशर को बेयरली झेल पा रहा हूँ पर ये इतना क्लोज होकर फाइट कैसे कर पा रहा है, आखिर कौन है ये लड़का। इतने में एंट किंग दोबारा जिन्हो पर हमला कर देता है बट फिर से जिन्हो उसे डॉज कर उस पर काउंटर अटैक कर देता है बट इस बार एंट किंग उसे अपने पॉइजन नेल से हिट कर देता है जिससे जिन्हो डायरेक्ट नीचे जमीन पर गिर जाता है। सभी हंटर्स जिन्हो को नीचे गिरा देख डरे हुए थे। इतने में ही एंट किंग दोबारा जिन्हो पर हमला कर देता है बट आखिरी पल में जिन्हो उसका हमला रोक उस पर काउंटर अटैक कर देता है जिससे एंट किंग का आर्मर बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिन्हो को सलामत देख एंट किंग निराश हो जाता है कि इस पर मेरा पॉइजन तक वर्क नहीं करा, अब मैं क्या करूं। एक्चुअली जिन्हो की स्पेशल स्किल हेल्थ एंड लॉन्जिविटी के कारण उस पर कोई पॉइजन काम नहीं करता जिस वजह से जिन्हो एंट किंग को काउंटर कर सका। जिन्हो चाइन की ओर देखता है जिसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी जिस वजह से वो फाइट को जल्दी खत्म करने का फैसला कर एंट किंग पर डायरेक्ट हमला कर देता है बट अब तक एंट किंग भी समझ चुका था कि वो जिन्हो को स्ट्रेंथ में तो नहीं हरा सकता तो उसके पास एक ही चीज बचती है जो है स्पीड और ये बोलते ही एंट किंग अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है जिससे उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाती है। एंट किंग को इवॉल्व होता देख जिन्हो अपने डुअल डैगर निकाल लेता है बट इस बार एंट किंग के पहले हमले में ही जिन्हो पुश बैक हो जाता है। दोनों के बीच डेंजरस क्लैश होती है बट फाइट के दौरान एंट किंग रियलाइज करता है कि जिन्हो की स्पीड उससे कम नहीं है बल्कि उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब तक पूरा केव उनके इम्पैक्ट से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दोनों फाइटर्स की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब बायक्यून-हो उन्हें देख तक नहीं पा रहा था। जिन्हो अपना फाइनल ब्लो मार एंट किंग को खत्म करने जा रहा था पर एंट किंग अपनी बची स्ट्रेंथ के साथ उसे काउंटर कर जिन्हो को नीचे गिरा देता है। जिन्हो अपनी मौत से बस 1 सेकंड दूर था बट तभी जिन्हो के सामने
सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाती है जिसमें अपग्रेड म्यूटिलेशन लिखा था। जिन्वो बिना वक्त गवाए इमीडिएट अपने स्किल अपग्रेड कर एंट किंग के हाथों के टुकड़े कर देता है, जिससे एंट किंग अपनी औकात समझ सीधा भागने लगता है। बट वंस अगेन जिन्वो अपने रूलर्स अथॉरिटी के साथ उसे जमीन पर दे मारता है। एंट किंग जिन्वो को सामने देख इतना डर चुका था कि वो 4 हाथों पर भागने लगता है, बट जिन्वो उसका पीछा कर उसे दोबारा अपनी म्यूटिलेशन स्किल से मारता है, जिससे फाइनली एंट किंग खत्म हो जाता है। एंट किंग के मरते ही सभी एंट्स कमांडलेस हो पूरे आइलैंड में फैल जाते हैं। जिन्वो फाइट खत्म कर गहरी सांस लेता है, पर तभी उसे दूसरा हंटर बुला लेता है क्योंकि अब तक चाइन की हालत और खराब हो चुकी थी। कोई चारा ना बचते हुए जिन्वो अपना एलिक्सर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करता है, बट उसका भी चाइन पर कोई असर नहीं होता। जिन्वो और बाकी सब टेंशन में पड़ जाते हैं, पर तभी जिन्वो को एक आइडिया आता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम जिन्वो को देखते हैं जो कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने को बोलता है। पहले तो वो कैमरामैन कुछ समझ नहीं पाता, बट जिन्वो के डर से वो कैमरामैन तुरंत ही अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर लेता है। आगे हम सभी कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो सब चाइन को घेर के खड़े थे। इतने में वहाँ टस्क अपने साथ बिंगयू की बॉडी उठा लाता है, जो देख बाइक्यून हो जिन्वो से सवाल करने लगता है कि वो उसकी बॉडी के साथ क्या करने वाला है। बट एज ऑब्वियस जिन्वो उसकी बात इग्नोर कर बिंगयू की बॉडी के पास आ उसे अराइज करता है, जिसी के साथ बिंगयू एक शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिंगयू की शैडो देख सभी हंटर्स चौंक जाते हैं कि आखिर जिन्वो के पास ये कौन सी ताकत है। पर दूसरी तरफ बिंगयू शैडो बनते ही सीधा चाइन के पास जा उसे हील करने लगता है, जो देख जिन्वो कहता है मैंने बिंगयू की आवाज सुनी थी, वो खुद हमारी मदद करना चाहता था। यहाँ तक उसकी शैडो बनने के बावजूद वो मेरे ऑर्डर्स के बिना ही चाइन को हील करने चला गया। इससे पता चलता है कि वो कैसे इंसान था। जिन्वो की अराइज एबिलिटी देख सभी हंटर्स आपस में फुसफुसा रहे थे। इतने में बाइक्यून हो जिन्वो का शोल्डर पकड़ उससे बोलता है मुझे पता है बिंगयू कि हीलिंग एबिलिटीज तुम्हारे आगे की लड़ाई में बहुत कम आएगी, बट बिंगयू को कभी लड़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो बिंगयू की शैडो को लड़ाई के दौरान इस्तेमाल मत करना। जिसके रिप्लाई में जिन्वो अपने कंधों से उसका हाथ हटा के कहता है ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे कंधों पर हाथ रखा, पर इस बार ये थोड़ा अलग है। इस बार तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और ये बोलने के साथ जिन्वो बिंगयू की शैडो रिलीज कर देता है, जिससे बिंगयू की शैडो वैनिश होने लगती है। उसके जाने से पहले वो बाइक्यून हो की तरफ देख मुस्कुराता है, जो देख बाइक्यून हो भी बहुत इमोशनल हो रो पड़ता है। दूसरी तरफ हम जापानीज हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोतो को देखते हैं, जो पूरे गुस्से में था क्योंकि इस रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। ऊपर से उनके 7 S रैंक हंटर्स मारे गए, जिसके चलते वो पूरे डिप्रेशन में चला जाता है। फिर हम वापस से जेजू आइलैंड एरिया को देखते हैं, जहां एंट किंग के ना होने के कारण सभी रेड एंट चारों तरफ हमला कर रहे थे। जिसके बीच जेजू फॉरेस्ट में एक जेट प्लेन आता है, जिसमें बैठ सभी कोरियन हंटर आइलैंड से निकल जाते हैं। एक हंटर चोइजोंग से जिन्वो के बारे में पूछता है, जिस पर चोइजोंग बोलता है जिन्वो उनके साथ नहीं आ रहा, यहाँ अभी भी उसका कुछ काम बचा है। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर हम इस वक्त उसे सिर्फ धीमा करेंगे। दूसरी तरफ जिन्वो केव के अंदर बड़े ही मजे से सभी रेड एंट्स को पेलता रहता है। इवन जिन्वो तो उन अनहैश्ड एग्स को खत्म करके भी लेवल अप कर रहा था। देखते ही देखते सभी रेड एंट्स मारे जाते हैं, जिसके साथ जिन्वो फाइनली अपना 100th लेवल हिट कर जाता है। अपने 100th लेवल स्टेटस के साथ जिन्वो सीधा एंट किंग के पास जा उसे अराइज करता है, पर अचानक जिन्वो के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पहले तो जिन्वो चौंक जाता है, बट तभी उसके पीछे एक शैडो कोकून अपीयर होता है, जिसे तोड़ते हुए शैडो एंट किंग बाहर आता है। जिन्वो एंट किंग की शैडो को देख बाकी एंट्स को भी एक्सट्रैक्ट करने जा ही रहा था, बट तभी उसे पीछे से एंट किंग बुलाता है। एंट किंग को बोलते देख जिन्वो हैरान था, क्योंकि उसका कोई भी शैडो बात नहीं कर सकता। जिन्वो एंट किंग के पास आ उसे सवाल करता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें मार दिया? जिसके जवाब देते हुए एंट किंग बोलता है, आपके हाथों मेरी मौत नहीं हुई, बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके हाथों मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और एक बार फिर से वो जिन्वो को उसे नाम देने को बोलता है, जिसके साथ जिन्वो एंट किंग का नाम बेरू रखता है और सभी मरे हुए रेड एंट्स को भी अराइज कर देता है। फिर हम ढेर सारे हंटर्स को देखते हैं, जो सब मिलकर बाकी बचे हुए रेड एंट्स को सिटी में आने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ जिन्वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा बेरू को उन सभी बचे हुए रेड एंट्स को मारने का ऑर्डर दे देता है, जो सुनते ही बेरू डायरेक्ट रश करता हुआ उन सभी एंट्स को फाड़ता रहता है। फिर हम चेयरमैन गो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में खड़ा जेजू आइलैंड रेड विक्ट्री के ऊपर एक लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर वो उनके सभी कोरियन हंटर्स के सही सलामत लौट आने और जेजू आइलैंड रेड पर जीत हासिल होने की बात बोलता है। फिर हम चाइनीज नेवी फ्लीट का सीन देखते हैं, जिनकी ओर हजारों रेड एंट बढ़ रहे थे। एंट को सामने देख सभी स्टाफ और क्रू मेंबर्स तो डर जाते हैं, बट उनका कैप्टन कहता है
घबराओ मत, हमारा हीरो थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहता है। जो बात पूरी करते ही हम शिप के ऊपर बैठे एक आदमी को देखते हैं जो अपने एक ही हमले में उन सभी रेड एंट्स का सफाया कर देता है। शिन शिफ्ट होता है रेड फ्यूनरल एरिया में, जहां जिन्वो उन सभी शहीद हंटर्स को श्रद्धांजलि देने आया था। बट उसके चारों तरफ बस सभी उसी की बुराई किए जा रहे थे, लाइक ये सब उसी की गलती है, अगर वो पहले आ जाता तो इतने लोग ना मरते वगैरह। इतना सब सुन जिन्वो उदास हो जाने लगता है, बट तभी उसके पीछे बायक्यून आ उसे दिलासा देता है, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अगर तुम ना आते तो आज हम में से कोई यहाँ मौजूद ना होता, इसलिए अपना सर ऊंचा करके चलो। जिन्वो काम खत्म कर जा रहा था कि तभी उसे अपने रास्ते में चेयरमैन गो मिलते हैं, जो उसे सीधा अपने कैबिन में ले जाकर बात करने लगते हैं, जैसे उसने आगे का क्या सोचा है वगैरह वगैरह। क्योंकि जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बाद सभी देश पागलों की तरह जिन्वो को खुद के पास रखना चाहेगा, जिसके जवाब में जिन्वो बहुत कामली बोलता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई ओन गिल्ड। आगे हम कुछ डॉन्जन वॉकर्स को देखते हैं जो जेजू केव में माना क्रिस्टल लेने आए थे, पर तभी वहाँ पत्थरों के बीच से एक विशाल जायंट बाहर आता है, जिसे देख सभी वॉकर्स घबराहट में बहुत शोर मचाने लगते हैं। जिस आवाज से परेशान हो एक दूसरा आइसमैन उन्हें अपना मैजिक से सुला देता है। वो दोनों मैजिक बीस्ट अपने बीच कुछ बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही यहाँ जिन्वो को ढूंढने आए थे। थोड़ी ही देर में बात खत्म कर वो आइसमैन अपने हाथों से पोर्टल ओपन कर उसके अंदर चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो विशाल जायंट भी अपना पोर्टल से वापस चला जाता है। बट वहाँ दूर से कोई उन पर नजर गड़ाए बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि इवान संग मतलब जिन्वो के पिता थे। शिन शिफ्ट होता है एक भयानक ट्रैफिक जैम की ओर, जहां जिन्वो गाड़ी में बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ गिल्ड रिलेटेड बातें कर रहा था, पर तभी उसे अचानक चेयरमैन गो का कॉल आता है, जो जिन्वो को उसके एक बी रैंक डॉन्जन पोर्टल के बारे में बताते हैं। फिर हम एक पोर्टल मैनेजर को देखते हैं जो पोर्टल के पास बैठा रोए जा रहा था, पर तभी उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिन्वो घुस आता है और अकेले ही उस बी रैंक डॉन्जन गेट में चला जाता है। पर उसके अंदर जाते ही वो पोर्टल एक रेड गेट में बदल जाता है, जो देख मैनेजर के तो टट्टे जाम हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ से जिन्वो को अपनी अलग ही चिंता हो रही थी कि मुझे मॉम को कॉल पर बता देना चाहिए था कि मुझे देर हो जाएगी। वो अपने ही अंदर बात कर रहा था, इस बीच उधर उस डॉन्जन के सभी मॉन्स्टर्स एक साथ आ जाते हैं, जिन्हें देख जिन्वो हंसते हुए अपने अभी तक के सभी शैडोज को निकाल लेता है। लड़ाई के दौरान जिन्वो हंटर्स के बारे में एक अच्छी सी स्पीच देता है, जो पूरा होते होते उसके शैडोज उन सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर जिन्वो के लिए रास्ता बना देते हैं, जिसके ऊपर से चलते वक्त जिन्वो ऑरा फ्रेमिंग करते हुए कहता है Who is next? और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 13 भी खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।